अब आइए कुरान करीम के अंदर छिपे हुए इल्मी मौजज़ात और उन आयतों का साइंस के मुतालिक क्या मौजू है उस पर गौर करते हैं, जिसके लिए फ़हद और उनकी टीम एक पैनल डिस्कशन के थ्रू कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस प्रेजेंट करेंगे। सो I would like to invite Fahad and his team to share their valuable and scholarly insights on the relationship between the Quran and science. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Myself Fahad Shahid from Class Foundation. Alhamdulillah मैंने 2 साल पहले अपना हिफ्ज़ कंप्लीट किया। इंसानों ने हमेशा से ज़िंदगी का मकसद और इसकी हकीकत समझने की कोशिश की है। हमारी जगह इस यूनिवर्स में क्या है, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, हम पैदा क्यों किए गए हैं। एंड बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स 2 जगहों से मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ रिलीजियस सोर्स यानी मज़हब और आसमानी किताबें जैसे द होली कुरान, एंड सेकेंड है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स इंसानों की अपनी रिसर्च और तहकीक है। इनमें से रिलीजियस सोर्स जिसे आप कुरानिक वर्स कहते हैं वक्त के साथ तब्दील नहीं होती हैं और हमेशा हमेश के लिए हिदायत फराहम करती हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन इवॉल्व होती हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड पर बेस्ड हैं, जिसमें टाइम टू टाइम चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन दिस एरा ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस हमने सिर्फ एटम ही नहीं बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी समझ लिया है और साइंस की रोशनी में कुरान की बहुत सारी आयात को समझना और भी आसान हो चुका है, जिसे हम शायद 100 साल पहले इतनी वजाहत के साथ नहीं समझ सकते थे। बिकॉज कुरान जो कि तकरीबन 1446 ईयर्स पहले नाजिल हुआ, उसमें कई साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो उस वक्त ह्यूमन बींग्स के लिए अननोन थे। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक साइकिल, वाटर साइकिल, सन और प्लैनेट्स के मूवमेंट। ये वजाहतें ना सिर्फ दुरुस्त हैं बल्कि जदीद साइंटिफिक डिस्कवरीज की पेशगोई भी करती हैं। आज हम अपने पैनलिस्ट के साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं शफीकुर रहमान ऑफ क्लास 5 जिन्होंने 14 पारा हिफ्ज़ कंप्लीट किया है माशाअल्लाह। एंड सेकंड वन इज हसन शोएब ऑफ क्लास 8 जिन्होंने रिसेंटली अपना हिफ्ज़ कंप्लीट किया है माशाअल्लाह। एंड थर्ड वन इज हम्माद शाहिद ऑफ क्लास 8 जिन्होंने 17 पारा हिफ्ज़ कंप्लीट किया है माशाअल्लाह। एंड फोर्थ वन इज अरहम ऑफ क्लास 7 जिन्होंने 15 पारा हिफ्ज़ कंप्लीट किया है। एंड फिफ्थ वन माय गुड फ्रेंड एंड द ब्राइट स्टूडेंट मोहम्मद हसन ऑफ क्लास 4। चलिए अपनी डिस्कशन का आगाज करते हुए अपने पैनलिस्ट की तरफ हम अपना रुख करते हैं और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है हसन आपसे। अकॉर्डिंग टू साइंस आप बताएं कि हाउ वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड, यूनिवर्स कैसे बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुक्रिया फहद भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि साइंस के नज़रिए से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है। तो देखिए, साइंस की एक मशहूर थ्योरी है जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी 1927 में फादर जॉर्ज लेमाइटर ने इंट्रोड्यूस करी थी। ये थ्योरी बताती है कि कायनात एक छोटे से सिंगल पॉइंट से शुरू हुई और फिर एक्सपैंड हुई। इंटरेस्टिंग कि यूनिवर्स का आगाज बिग बैंग से हुआ, बट आपने एक सिंगल पॉइंट का जिक्र किया। क्या आप इस सिंगल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को ज्यादा वजाहत के साथ समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझा सकता हूँ। एक्चुअली इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में विद ज़ीरो वॉल्यूम एंड इन्फिनिट मास डेंसिटी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई वजन नहीं था और ना ही कोई शेप थी। जज़ाकल्लाह, आपने बिग बैंग थ्योरी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। अब क्या मुझे आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि
इस थ्योरी के ताल्लुक से कुरानिक पर्सपेक्टिव क्या है? उठा भाई। जी हसन, आप कहें। शुक्रिया फहद भाई। अल्लाह says in Surah Al-Anbiya verse number 30, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या मुनकिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया, क्या फिर भी तुम यकीन नहीं करते? इस आयत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये कायनात एक ही एंटिटी से शुरू हुई थी। जी आराम, आप बताएं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं अपने हसन भाई की बात में एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि कुरान ने तो यहाँ तक एक्सप्लेन किया है कि यूनिवर्स एक्सपैंड भी करता है। अल्लाह फरमाता है सूरह अज़ारियात वर्स नंबर 47, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान को क़ुव्वत से बनाया और हम ही उसको मुसलसल फैलाव देते जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, ये वाकई हैरत अंगेज है कि ये बातें कुरान में 1446 ईयर्स पहले ही बता दी गई थी। अब मैं मोहम्मद हसन आपके पास वापस आता हूँ, और अरहम भाई ने बताया कि कुरान ये भी बयान कर रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और अभी भी फैल रहा है, बट क्या आप बता सकते हैं कि साइंस ने एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स कब डिस्कवर किया? जी बिल्कुल, मैं इसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दरअसल एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स यानी कायनात फैल रही है, इसको साइंस ने काफ़ी देर बाद समझा। 1912 में विस्टर स्लीपर ने इसका ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन 1929 में एडविन हबल ने इसको सिस्टमैटिकली प्रूव किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ओके, थैंक यू मोहम्मद हसन। इन सब से यही पता चलता है कि साइंस हमेशा से कुरान की व्यूज़ को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन वक्त और साइंस में इम्प्रूवमेंट के साथ साइंस कुरानिक ट्रुथ के साथ धीरे धीरे अलाइन होती है। अब इस डिस्कशन के बाद यही क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां साइंस इनिशियली कुरान से डिसएग्री करती थी मगर बाद में एग्री करना पड़ा? इसका आंसर मैं चाहूँगा हम्माद आपसे। यस, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे कुरान के वेल नॉन फैक्ट साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में ही नकारा है, लेकिन बाद रिसर्च ने उस पर एग्री किया। फॉर एग्जाम्पल प्लानिटरी मोशन और सन का रोटेशन, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह अल-अंबिया वर्स नंबर 33, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल-क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वही है जिसने रात दिन सूरज चांद को पैदा किया और तमाम आसमानी अज्जा एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। और सबसे पहले एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, जिनको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला था, उन्होंने यह थ्योरी दी थी कि सन भी रोटेट करता है। उन्होंने ये बात अपनी बुक सिडेरियस नंशिस में कोट किया जो 1610 में पब्लिश हुई, जिसके लिए उनको उस वक्त के साइंस के अगेंस्ट जानने के लिए हाउस अरेस्ट में रखा गया था, जहां पर उनकी डेथ भी हुई। और फाइनली में 1992 में जाकर ये फॉल्स क्लेम उन पर से हटाए गए और इस थ्योरी को एक्सेप्ट करा गया। एक्सक्यूज मी जी हसन, बताइए। फाद भाई, मैं भी एक ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्सेस इन फ्रूट्स, विच मीन्स फ्रूट्स जिनको हम सिंगल समझते हैं उनके अंदर भी जेंडर्स यानी मेल एंड फीमेल होते हैं। अब इसके बारे में अल्लाह फरमाता है सूरह अर्रद वर्स नंबर 3 में, वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा व मिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इस पर मजबूत पहाड़ और दरिया रखे और हर फलों को जोड़ों में पैदा किया। और ये बात 1694 में एक जर्मन बॉटनिस्ट रुडोल्फ जेकब ने रखी थी, जिस पर 50 साल से ज़्यादा वक्त तक डिबेट करा गया था। और फाइनली इट वाज इन 1761 कि एक दूसरे जर्मन बॉटनिस्ट कोयल रूटर ने अपनी सिस्टमैटिक स्टडी के बाद ये प्रूव किया था दैट सारे फ्रूट्स पेयर में होते हैं और उनके अंदर भी जेंडर्स यानी मेल एंड फीमेल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सबकी तरफ से आ रहे हैं और ये साबित करते हैं कि
कुरान का इल्म हमेशा अपने वक्त से आगे है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं जो रिसेंटली वजूद में आए हों और कुरान और सुन्नत ने उनके ताल्लुक से हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हो? इसका आंसर मैं चाहूँगा शफीक आपसे। जी बिल्कुल, आप जिन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं उनका रिलेशन पेशन गोई से है। जैसे कि सही बुखारी में जो हदीस है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा ला युहद्दिथुकुम बिही गैरी क़ाल मिन अशराति साअति अन यज़हरल जहल व यक़िल्लल इल्म व यज़हरज ज़िना व तुशरबल ख़म्र व यक़िल्लर रिजाल व यकथुरन निसा हत्ता यकून लिखमसीन इम्राअतन क़य्यिमुहुन्न रजुलुन वाहिद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी जो तुमसे अब मेरे सिवा कोई और नहीं बयान करेगा, क्योंकि अब मेरे सिवा कोई सहाबी ज़िंदा मौजूद नहीं रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है, जिहालत गालिब हो जाएगी, इल्म कम हो जाएगा, जिनाकारी बढ़ जाएगी, शराबे कसरत से पी जाने लगेगी, मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक कि 50-50 औरतों की निगरानी करने वाला सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। अब इस हदीस में से मैं आपका ध्यान इसकी आखिरी लाइन पर ले जाना चाहूँगा, वह यकसुरन निसा, यानी कि औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। जी आप। और माफ़ करिएगा शफीक भाई, लेकिन इसकी साइंटिफिक रिसर्च को मैं बताना चाहता हूँ। इसे रिसेंटली 2022 में प्रूव किया गया है। तो अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊँ तो ह्यूमंस का जेंडर क्रोमोसोम से पता चलता है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जेंडर क्रोमोसोम से बनता है। ये क्रोमोसोम्स X और Y होते हैं, जिनमें से Y क्रोमोसोम इज़ यूनिक टू मेल, यानी ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। एक स्टडी हुई थी बाय असातो कुरोइवा फ्रॉम होक्काइडो यूनिवर्सिटी इन जापान। तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि Y क्रोमोसोम श्रिंक कर रहा है, मतलब कि घट रहा है, जिसका एक ही रिज़ल्ट होगा कि मेन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और तब यही पाया जाएगा कि औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। और जैसा कि शफीक भाई ने बताया कि यह बात हदीस में पहले से ही बता दी गई है। एक्सक्यूज़ मी जी, मैं भी अपने भाई अरम के बाद में एक प्यारी सी हदीस ऐड करना चाहूँगा। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यक़बुदल इल्म व तक्सुवज़ ज़लाज़िल व यतक़ारबज़ ज़मान व तज़हबल फ़ितन व यक्सुवल हर्ज वहुवल क़त्लु हत्ता यक्सुर फ़ीकुमुल माल फ़यफ़ीज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आखिरी दिन तक तब तक कायम नहीं हो जाएगी जब तक ज़लज़ले के वाक़यात आम नहीं हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड सबसे लेटेस्ट स्टडी नवंबर 2024 में ही हुई है बाय अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। इन दैट स्टडी ये रिसर्च हुआ है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर होंगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, चाहे वो 2023 का टर्की सीरिया का 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो जिसने 21,600 लोगों की जान ले ली, या 2022 में अफगानिस्तान का अर्थक्वेक हो जिसने 1100 लोगों की जान ले ली, और अभी इसी साल की बात करें तो 7 जनवरी को नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो इससे यही जाहिर होता है कि ज़लज़ले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसा कि हदीस में पहले से मेंशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन हुआ और हम इसे और भी ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है और इसीलिए अब हम अपने डिस्कशन को वाइंड अप कर रहे हैं। और इस डिस्कशन का यही कंक्लूजन है कि तमाम बताए गए पॉइंट से यही क्लियर होता है कि कुरान का सोर्स वही है और इसे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आए और इसकी आयतें मुस्तहकम और अटल है। और साइंस का सोर्स इंसान की अपनी रिसर्च है और रिसर्च जैसे जैसे डेवलप होती है साइंस के पुरानी थ्योरी की जगह नई तहकीक ले लेती है। कुरान बुक ऑफ हिदायत, जिसका मकसद जिंदगी के हर मरहले में
अल्लाह के हुक्म की रहनुमाई करना, जिस पर अमल के नतीजे में दुनिया व आखिरत की कामयाबी मिलती है। और साइंस यही नॉलेज गेन करने का एक सिस्टम है जो तजर्बात, एक्सपेरिमेंट, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन और मनातिक लॉजिक पर बेस्ड होता है। साइंस का मकसद जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाना है, जैसे सेहत, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन। और चूंकि कुरान और साइंस का सोर्स अलग अलग है, सो कुरान और साइंस को एक दूसरे के मुकाबिल नहीं समझना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा